एग्जाम होगा नहीं होगा, इसको लेकर दुविधा की स्थिति थी। और कई बार तो घर में इसके ऊपर जब चर्चा होती थी तो इसका बच्चों के ऊपर काफी विपरीत प्रभाव भी पड़ता था। लेकिन उम्मीद है कि जिस तरह से नया सत्र, जैसे आपने देखा होगा कि आज चालू हुआ है और मैक्सिमम स्कूल अब खोल दिए गए हैं जी। और सीबीएसई टर्म 1 के रिजल्ट भी आ गए और टर्म 2 के परीक्षा की तैयारी चल रही है और बच्चों का वैक्सीनेशन जिस तरह से चला है और 12 से 15 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन भी चालू हुआ है, तो उससे लगता है कि धीरे धीरे स्थिति सामान्य स्थिति की तरफ अग्रसर हो रही है। जी बिल्कुल। तो ये एक बहुत डॉक्टर संजय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि स्ट्रेस एक ऐसी चीज है कि जो कि आज की हमारी जो महानगरों की लाइफ स्टाइल है, मेट्रो सिटीज में हमारे पास सबके लिए समय है, एक खुद के लिए छोड़कर। तो ऐसे में जब अपना हम बहुत ध्यान नहीं रख पाते हैं तो कितना स्ट्रेस जो है वो उसका प्रभाव हमारी लाइफ में कितना पड़ता है और हम इससे कैसे इसको स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है आज की डेट में एक बहुत बड़ा जो है वो सवाल है, तो कैसे मैनेज कर सकते हैं इसे? देखिए, स्ट्रेस का जो लेवल है वो हर एज में अलग अलग तरह का स्ट्रेस आता है, लेकिन जो बच्चों में स्ट्रेस है वो मैक्सिमम एग्जाम, कैरियर और कई बार घर के माहौल की वजह से भी स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस से निपटने का बेस्ट तरीका क्या है कि बच्चों के सामने कभी भी नेगेटिव बातें ना करें, पॉजिटिव बातें करें। अगर बच्चे की एग्जाम में कोई नंबर कम भी आ गए हैं तो उसको कहें कि कोई बात नहीं, आगे मेहनत करनी है और इसको आगे कंपनसेट किया जा सकता है। तो निगेटिव बातें ना करें, पॉजिटिविटी रखें और बच्चे को इनकरेज करें पॉजिटिव चीजों को करने के लिए। एग्जाम के नंबर ऐसा कोई जीवन का मापदंड नहीं है कि एग्जाम के नंबर जो हैं वो आपकी आगे की दिशा और दशा तय करते हैं। लेकिन अगर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा बच्चे के अंदर, घर का माहौल पॉजिटिव होगा, तो आगे आने वाले समय में बच्चा आपका मानसिक रूप से काफी मजबूत होगा। जी। और डॉक्टर संजय, आपका पार्किंसंस डिजीज में बहुत लंबा अनुभव रहा है, आपके बहुत सारे जर्नल्स में पब्लिकेशंस प्रकाशित हो चुके हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे, और बहुत जल्दी वर्ल्ड पार्किंसंस डे भी आ रहा है, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये बीमारी क्या है और इससे लोग कैसे बच सकते हैं और इसके लक्षण क्या है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि वर्ल्ड पार्किंसन डे 11 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं और इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि जिसके नाम पे पार्किंसन डिजीज रखा गया, जेम्स पार्किंसन, उनका जन्मदिन है 11 अप्रैल। तो पूरा विश्व 11 अप्रैल को वर्ल्ड पार्किंसन डे के नाम से मनाता है। पार्किंसन की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो आमतौर पर 50 से 60 साल के बीच में होती है और इसका पहला लक्षण हाथ में कंपन या कई बार मुंह के चारों तरफ कंपन या कई बार जो मरीज है जी वो स्लो हो जाता है, मतलब उसके काम करने की जो स्पीड है वो धीमी हो जाती है। जैसे लिखने की स्पीड है या चलने की स्पीड है या बैठ के उठने की स्पीड है या ड्राइविंग की स्पीड है, वो स्लो हो जाती है। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा पेशेंट दिखे या कोई ऐसा पुरुष या ऐसी कोई महिला दिखे जिसके चलने की गति स्लो हो गई है, जिसके हाथों में कंपन है, उसको जरूर कहें कि आपको हो सकता है कि पार्किंसन के लक्षण हो और आप इसका इलाज कराएं, क्योंकि पार्किंसन का इलाज संभव है और दवाइयों के माध्यम से मैक्सिमम मरीजों का इलाज किया जा सकता है और उससे मरीज की जो डेली लाइफस्टाइल है वो काफी हद तक नॉर्मल हो जाती है। जी। और हमारे एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि डॉक्टर संजय दिनेश जी ने मुझे लिखा है कि इनका हाथ जो है अक्सर उसमें शिवरिंग रहती है, कोई भी पानी का ग्लास उठाते हैं तो भी उसमें से पानी छलक जाता है और इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ऐसा इन्हें काफी समय से है, पिछले 5 या 6 सालों से। तो इसके लिए इसका क्या कुछ कारण हो सकता है? देखिए, हर कंपन पार्किंसन डिजीज नहीं है। हो सकता है कि इनको एसेंशियल ट्रेमर या डिस्टोनिक ट्रेमर नाम की बीमारी हो जिसमें सिर्फ कंपन होता है, बाकी कोई लक्षण नहीं होते। तो इनको अपने पास में किसी चिकित्सक से राय लेनी चाहिए और अगर इनको एसेंशियल ट्रेमर या डिस्टोनिक ट्रेमर है भी तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसका दवा से इलाज काफी हद तक संभव है। जी। और इस बीच लोनी गाजियाबाद से हमारे रेगुलर कॉलर मोहम्मद यामीन भाई रेडियो वाला जुड़ गए हैं। यामीन भाई नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर नमस्कार जी। जी यामीन भाई। जी नमस्कार।
सर मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे कि हम कुछ लोगों को देखते हैं वो डिसबैलेंस होते हैं, थोड़ा कभी इधर चले गए कभी इधर चले गए, तो ये कौन सी बीमारी की वजह से ऐसा होता है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। डिसबैलेंस की समस्या को हम मेडिकल भाषा की समस्या में एटैक्सिया कहते हैं। एटैक्सिया के कई सारे कारण होते हैं। जो मुख्य कारण होता है, ब्रेन में एक सेरिबेलम करके एक ऑर्गन होता है, जो सेरिबेलम जिसको हम लिटिल ब्रेन भी कहते हैं, छोटा ब्रेन कहते हैं। सेरिबेलम का मेन जो कार्य है वह बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करना होता है। तो अगर किसी को सेरिबेलर डिसफंक्शन है तो हो सकता है कि उसके बैलेंस की प्रॉब्लम हो, लेकिन इसके कई और भी कारण होते हैं। जैसे कई बार विटामिन B12 की डिफिशिएंसी में ऐसा हो सकता है। कई बार अगर लोग अल्कोहल ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो उसमें भी इम्बैलेंस हो जाता है, और इसके अलावा भी कई कारण हैं। तो अगर आपको इस तरह की बैलेंस की समस्या होती है तो आप अपने चिकित्सक से राय लें, और चिकित्सक से राय लेने के बाद हो सकता है कि आपकी समस्या का कारण पता चले और उसका इलाज संभव हो पाए। जी। और डॉक्टर संजय, एक न्यूरोलॉजी की एक बहुत बड़ा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसे हम ब्रेन स्ट्रोक कह सकते हैं, वो इसकी समस्या हमारे देश में काफी है। लोगों को पता नहीं चल पाता, और जब तक पता चलता है तब तक कई बार कहते हैं कि देर हो जाती है। इंसान कई बार कोमा में भी पहुंच जाता है या उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है। तो ये क्या है और इसके क्या ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण हैं? कितनी जल्दी हमें पेशेंट को अस्पताल लेके जाना चाहिए? क्या कुछ कर सकते हैं इसके लिए? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ब्रेन स्ट्रोक बहुत ही कॉमन है। जैसे आपने देखा होगा हार्ट अटैक होता है, उसी तरह से ब्रेन अटैक होता है। तो ब्रेन अटैक को जल्दी पहचानना जरूरी है, क्योंकि इसमें क्लॉटिंग अगर है ब्रेन में तो उसको डिजॉल्व करने की कुछ दवाएं दी जाती है। ये दवाइयां 3 से 4.5 घंटे के अंदर चालू कर देनी पड़ती है, तब जाकर पेशेंट पर उसका पूरा असर होता है। तो अगर किसी को भी ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण आपको दिखे आसपास में, तो आप उसको पहचाने और 3 से 4.5 घंटे के अंदर जितना जल्दी आप जा सकते हैं उतना जल्दी जाएं, ताकि आपको अगर दवा की जरूरत पड़ती है तो दी जा सके। तो क्या लक्षण होते हैं? तो इसके लक्षण को एक निमोनिक के तौर पे हम बता सकते हैं, जो कि फास्ट है, FAST। फास्ट का मतलब आपको फास्ट जल्दी से रिएक्ट करना है, लेकिन इसका एक और मतलब है जी। F से फेशियल ड्रूपिंग, मतलब अगर किसी के चेहरे में कमजोरी आती है, जैसे उसका चेहरा लटक गया है, तो इसका मतलब हो सकता है कि इसके चेहरे में फालिस का असर हो, तो उसको फेशियल ड्रूपिंग कहते हैं। तो F से फेशियल ड्रूपिंग। सेकेंड जो लेटर आता है वो A आता है। A मीन्स आर्म वीकनेस। आर्म वीकनेस मीन्स हाथ में कमजोरी, वो भी एक फालिस का लक्षण हो सकता है। तीसरा जो लेटर है वो S है। S से होगा स्पीच डिफिकल्टी, मतलब बोलने में कोई दिक्कत है, जैसे पेशेंट बोलना चाह रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, तो ये तीसरा लेटर है। चौथा लेटर है T। T मीन्स टाइम। टाइम का मतलब है कि आपको जल्दी जाना है। टाइम याद रखें, क्लॉट डिजॉल्विंग जो दवाइयां हैं 3 से 4.5 घंटे के अंदर ही दी जा सकती है। तो आप जितना जल्दी जाएंगे दवा दिया जा सकता है, और उससे हो सकता है कि आपका क्लॉट पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाए और आपकी समस्या काफी हद तक ठीक हो जाए। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी डॉक्टर संजय। और फास्ट मुझे लगता है कि हमारे लिसनर्स को अब याद हो गया होगा, यानी फेशियल ड्रॉपिंग, आर्म वीकनेस, स्पीच डिफिकल्टीज और टाइम। अगर FAST का हम ध्यान रख पाएं तो बहुत जल्दी जो है मरीज को आराम हो सकता है। और डॉक्टर संजय, अक्सर ऐसा हमारे एक लिसनर इनका सवाल ले लेते हैं, ये लिख रही हैं हमें कि स्ट्रेस, एक्यूट स्ट्रेस की वजह से अक्सर इनकी जो नर्व्स हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो क्या ये किस तरीके का लक्षण है और जिसकी वजह से इन्हें अक्सर ब्लीडिंग भी हो जाती है? तो क्या कारण हो सकता है इसका? देखिए, स्ट्रेस के कई सारे लक्षण होते हैं, और हो सकता है कि ये जो समस्या बता रही है स्वेलिंग या ब्लीडिंग, हो सकता है स्ट्रेस से रिलेटेड, हो सकता है ना भी हो। तो मैं इनको सलाह ये दूंगा कि इसको स्ट्रेस कहने की बजाय आप अपने डॉक्टर से मिलें और देखें कि स्वेलिंग और जो ब्लीडिंग है उसका कोई और कारण तो नहीं है। तो यह जानना बहुत जरूरी है।
जी बिल्कुल। और इसके साथ ही एक और आपसे चर्चा करना चाहेंगे, और वो बीमारी है एपिलेप्सी के बारे में जानना चाहेंगे कि ये क्या बीमारी है, कितनी कॉमन है और किस तरह के लक्षण है इसके। एपिलेप्सी एक काफी कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, और एपिलेप्सी के बारे में यह जानना सबसे जरूरी है कि एपिलेप्सी कई तरह के होते हैं। जी। जो बच्चों में एपिलेप्सी होता है यूजुअली इडियोपैथिक एपिलेप्सी होता है, मतलब ऐसा एपिलेप्सी जिसमें अगर हम ब्रेन में एमआरआई करें तो आमतौर पर एमआरआई नॉर्मल होता है जी। और उसके कुछ जेनेटिक कारण होते हैं जो बच्चों में होते हैं। लेकिन जो बड़ों में एपिलेप्सी होता है उसमें ब्रेन में कई बार इन्फेक्शन की वजह से एपिलेप्सी हो सकता है, या पहले चोट लगी है और ब्रेन में इंजरी हुई है तो उससे ग्लायोसिस हो गई, उससे एपिलेप्सी हो सकता है, या कई बार ब्रेन ट्यूमर की शुरुआत ही एपिलेप्सी के माध्यम से होती है, या कई बार किसी पेशेंट को फालिस का अटैक हुआ है, फालिस के अटैक के बाद उसको एपिलेप्सी की शिकायत हो सकती है। तो ब्रेन में कोई भी इंजरी हो, चाहे वो इन्फेक्शन की वजह से हो, चाहे वो स्ट्रोक की वजह से हो, या चाहे वो ट्रॉमा की वजह से हो, उसमें एपिलेप्सी एक लक्षण हो सकता है। तो यह जानना बहुत जरूरी है। मैंने देखा है कि जब पेशेंट आते हैं तो यह मान के चलते हैं कि एपिलेप्सी एक ऐसी बीमारी है जो कि ठीक नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं है, एपिलेप्सी मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में ठीक हो जाती है, और अगर उसका कारण ब्रेन में कोई विकृति है जैसे कि इन्फेक्शन है, उसको तो बड़ी आसानी से ठीक किया जा सकता है। जी। तो एपिलेप्सी होने का मतलब यह नहीं है कि आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है, दवा नहीं लेनी है। आपको जाना है, दवा लेनी है, और मोस्ट ऑफ द पेशेंट दवा लेने से एपिलेप्सी से काफी हद तक ठीक हो जाते हैं। जी। और इस बीच दिल्ली से धर्मवीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कार्यक्रम से। धर्मवीर जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। हेलो जी धर्मवीर जी नमस्कार। सिद्धार्थ जी नमस्कार। जी बहुत बहुत स्वागत। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब दो बातें पूछनी है, दो सवाल हैं। अपने मस्तिष्क की एक्सरसाइज हम किस तरह से करें? शरीर की तो एक्सरसाइज हम वजन उठा के एक्सरसाइज करके दौड़ लगा कर सकते हैं। मस्तिष्क की एक्सरसाइज हम किस ढंग से करें? क्या हम क्या क्या सुने, क्या सॉन्ग सुने, ऐसी चीजें क्या करें कि जिससे हमारा मस्तिष्क अपने एक्टिव मोड पे रहे और एक्सरसाइज उसकी बनी रहे? दूसरा सवाल ये है कि एक रिलेटिव के ब्रेन अटैक हुआ था, तो वो जब बेहोश थे तो वो अपना हाथ बार बार मुंह की तरफ लाते थे, फिर नीचे ले जाते थे। मतलब कहने का था कि वो स्मोकिंग करते थे। तो वो अगर बेहोशी की हालत में जैसे ब्रेन अटैक में होता है क्या, ये क्या कारण था? तो बाद में उनकी डेथ भी हो गई। जी, आपके दो सवाल हैं, और मैं दोनों सवालों को बारी बारी से लूंगा। तो आपका जो पहला सवाल था वो सबसे पहले मैं ब्रेन स्ट्रोक वाला सवाल ले लेता हूँ। तो ब्रेन स्ट्रोक में इन्होंने कहा कि इनका कोई रिलेटिव था जिसको बेहोशी में हो गई थी और अपना हाथ बार बार ले जाता था मुंह की तरफ, और उसको स्मोकिंग की आदत थी। तो ऐसा होता है कई बार कि जैसे अगर किसी को स्मोकिंग की आदत है और हमने उसको एकदम से उसकी स्मोकिंग बंद कर दी तो कई बार क्रेविंग होती है। और क्रेविंग ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉन्शियस लोगों में होती है, अनकॉन्शियस लोगों में भी क्रेविंग होती है। तो दूसरा इसका कारण हो सकता है कि कई बार स्ट्रोक के मरीजों में कुछ एबनॉर्मल मूवमेंट्स भी होते हैं, जिसको यह मानकर चलते हैं कि हो सकता है कि वो क्रेविंग की वजह से हो रहा है, लेकिन एबनॉर्मल मूवमेंट भी हो सकते हैं। अब इनके मरीज में एबनॉर्मल मूवमेंट का क्या कारण था वो तो देखकर ही पता लगाया जा सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके पेशेंट की डेथ हो चुकी है, तो इसके बारे में मैं आगे और कोई चर्चा नहीं करना चाहूंगा। इनका दूसरा सवाल क्या था? जी, इन्होंने ये जानना चाहा है कि हम अपने मस्तिष्क को या ब्रेन को उसकी एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं, उसे स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। जी, तो इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि हम देखते हैं कई बार कि जैसे कोई 60 इयर्स में रिटायर हो गया, तो रिटायर होने के बाद वो बिल्कुल ऐसे कोई कॉग्निटिव एक्टिविटी नहीं करता है, तो उसकी वजह से उसकी जो कॉग्निशन की जो पावर है वो धीरे धीरे कई बार कम हो जाती है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम कॉग्निटिवली एक्टिव रहें। उसके एक्टिव रहने का तरीका क्या है कि जैसे आपकी जो भी रुचि है, जैसे आपको अखबार पढ़ने की रुचि है, आपको न्यूज देखने की रुचि है, या साहित्य पढ़ने की रुचि है, तो उसमें आप अपना रुचि, जो आपको रुचि है वो करें। म्यूजिक सुनने की रुचि है, उसको आप करें, उसको रूटीन में रखें, उससे ऐसा विड्रॉ ना हो। तो अगर आप ये करते रहें तो आपकी कॉग्निटिव एक्सरसाइज होती रहेगी। दूसरा क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई
आपका बच्चा है, जैसे ग्रैंड चाइल्ड है या जो भी है, तो आप उससे इंटरेक्ट करें। जैसे मान लीजिए कि वो मैथमेटिक्स की कोई बुक पढ़ रहा है तो उससे इंटरेक्ट करें, उससे 2 सवाल पूछ लें, या अगर वो सवाल कुछ बताता है तो उसको उसका जवाब देने की कोशिश करें। तो इस तरह से आप अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं और अपने आप को मेंटली एक्टिव रख सकते हैं, कॉग्निटिवली एक्टिव रख सकते हैं। जी। और हमारे एक कॉलर सुधीर हमें लिख रहे हैं कि इन्हें रात में नींद नहीं आती है, जिसकी वजह से अक्सर ये पिल्स भी लेते हैं नींद की, लेकिन फिर भी नींद नहीं आती है। तो इसका क्या कारण हो सकता है, या एक साउंड स्लीप के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, साउंड स्लीप के लिए सबसे जरूरी है एक रूटीन बनाइए। जैसे अगर आपको सोने की आदत है 11 बजे, तो आप 11 बजे जरूर सो जाएं। हो सकता है कभी इमरजेंसी में ना सो पाए, लेकिन कोशिश करें 11 बजे सो जाएं। सोने और उठने का एक सही समय निर्धारित करें, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक इतना एक्यूरेट होता है कि अगर आपके नींद का समय और उठने का समय पहले से निर्धारित है तो ब्रेन आपको आगाह कर देगा, आपको नींद आने लगेगी उसी समय पर, और जिस समय उठने की का समय है ब्रेन आपको उठा देगा। तो समय निश्चित करें। दूसरा, आजकल नींद नहीं आने का कारण एक है कि लोग रात में स्मार्टफोन लेकर सोते हैं और बारी बारी से जैसे नींद खुली या सोने गए मैसेज चेक करते हैं। तो कई बार इससे एक एंजाइटी आती है। जैसे मान लीजिए कि आपने रात में सोते समय कोई नेगेटिव मैसेज आ गया, तो आपके दिमाग में चलता जाएगा। तो उसकी वजह से आप एक स्ट्रेस की स्थिति में चले जाएंगे, एक एंजाइटी क्रिएट हो जाएगी और उसकी वजह से नींद नहीं आ सकती है। तो इससे दूरी बना के रखें। तीसरा, कई लोगों में ऐसा देखा गया है कि जैसे पिल्स लिए तो उससे उनको, जब तक वो पिल्स नहीं लेते हैं, उनको नींद ही नहीं आती है। तो एक हैबिचुएशन की स्थिति हो जाती है। तो उसमें आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। अगर इस तरह की स्थिति है कि आपको पिल्स की पे आप डिपेंडेंट हो गए, तो अपने डॉक्टर की सलाह लें और उससे डॉक्टर आपको काफी हद तक इसमें हेल्प कर सकता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपकी कुछ रूटीन है, जैसे हमने देखा कई बार लोग किताब पढ़ते हैं तो उसके बाद उनको नींद आ जाती है। तो आपको अगर उसका शौक है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप कुछ पढ़ने का शौक पालें, या कुछ भी पढ़ सकते हैं, आप साहित्य पढ़ सकते हैं या कोई अखबार पढ़ सकते हैं, तो उससे भी नींद आ सकती है। तो इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो यू विल बी हैविंग अ साउंड स्लीप। जी। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं, उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस एपिसोड में हिस्सा ले रहे हैं गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च नई दिल्ली के न्यूरोलॉजी विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे। आप भी हमारे स्टूडियो के नंबर 011234216764 पर अपने स्वास्थ्य से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। हमारे अगले कॉलर हैं गुरुग्राम से सुभाष जी। सुभाष जी नमस्कार। नमस्ते सिद्धार्थ सर। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार। जी सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो पैरालाइसिस में जो राइट या लेफ्ट हैंड कोई काम करना सक्रिय नहीं होता है, तो क्या सर ब्रेन से हिस्सा किसी नस से मतलब कोई कमी के कारण होता है, या शरीर के मतलब किसी और पैर या हाथ की कमी के कारण होता है? धन्यवाद सर। देखिए, आपका सवाल अच्छा सवाल है, तो इसको मैं इस तरह से आपको समझाऊंगा कि ब्रेन में राइट और लेफ्ट 2 हेमिस्फीयर होते हैं। तो राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट साइड को कंट्रोल करता है। तो अगर किसी को लेफ्ट साइड की वीकनेस हो रही है तो ऐसा होगा कि जो राइट साइड का हेमिस्फीयर होगा उसमें क्लॉटिंग हो सकती है, और अगर लेफ्ट साइड में है तो राइट में क्लॉटिंग, राइट में है तो लेफ्ट में क्लॉटिंग। तो उल्टा, मतलब आप इसको उल्टा याद रख सकते हैं कि जिस साइड में ब्रेन में क्लॉटिंग होगी उसके अपोजिट साइड में बॉडी में वीकनेस आएगी। तो इस तरह की ब्रेन की जो संरचना है, इसकी वजह से हम क्लॉटिंग के बाद या ब्रेन में अगर हिमरेज होता है उसके बाद हम पेशेंट के लक्षण को पहचान कर आगे का इलाज या आगे का इन्वेस्टिगेशन जो है वो तय करते हैं। जी। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि डॉक्टर संजय, कि कई बार लोगों को भूलने की शिकायत होती है, या अल्जाइमर जिसे हम कहते हैं, एजिंग के साथ ये चीज बढ़ने लगती है, तो इसका क्या निदान है और कैसे इस पर कंट्रोल कर सकते हैं?
बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया है। तो अगर किसी को भूलने की शिकायत है तो हमने देखा है कि लोग ये मानकर चलते हैं कि बुढ़ापा है तो थोड़ा बहुत तो भूल ही जाएंगे। ऐसा नहीं है। ब्रेन का कॉग्निशन ऐसा है कि अगर आपको कोई और बीमारी नहीं है तो 90, 95 ईयर्स, इवन 100 ईयर्स में भी आपका कॉग्निशन जो है वो अच्छा रह सकता है। तो अगर किसी को भी भूलने की बीमारी है तो यह देखें कि कहीं उसे डिमेंशिया तो नहीं हो रहा है। तो अगर डिमेंशिया हो रहा है तो कई डिमेंशिया ऐसे होते हैं जिनका उपचार संभव है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि B12, विटामिन B12 की डिफिशियंसी या कई बार थायराइड की प्रॉब्लम, इसमें डिमेंशिया होता है, तो इसको ठीक किया जा सकता है। तो डिमेंशिया होने का मतलब यह नहीं है कि लाइलाज है। आप उसकी जांच कराएं और ये देखें कि कहीं ऐसी तो कोई बीमारी नहीं है जो कि ठीक होने वाली बीमारी है। तो आप जैसे ही आपके आसपास किसी को भूलने की दिक्कत है, आपके घर में या पड़ोस में जहां भी, आप उसको इमीडिएटली राय दें कि आप अपने डॉक्टर से मिलकर उसकी हिस्ट्री और उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद डॉक्टर इस निष्कर्ष पे पहुंचेगा कि उस मरीज में डिमेंशिया का क्या कारण है। जी। और गाजियाबाद से सुभाष जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, आइए उनका सवाल लेते हैं। सुभाष जी नमस्कार। सुभाष जी आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी सुभाष जी नमस्कार। हाँ जी, हाँ सुन पा रहे हैं सर। जी बिल्कुल, बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार, आपको भी नमस्कार सर। जी नमस्कार। ये जानना चाह रहे थे सर कि ये जो पीछे बॉर्न होती है व्यक्ति की, उसमें कभी कभी नस दब जाती है, उसका इलाज क्या होता है सर? क्योंकि बहुत सारी हमारे 2-3 फ्रेंड हैं, उनके साथ ऐसा हुआ और उसके बाद उनका इलाज प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। जी डॉक्टर संजय, आपको सवाल समझ आ गया? एक बार दोहराएंगे सवाल? जी, किसी नस हेलो सर, जो पीछे बॉर्न होती है ना हड्डी की, गर्दन से जुड़ी जो होती है, उसके बीच में जो नसें होती हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बीच की नसें दब गई हैं। मतलब नस दबने की शिकायत कुछ बता रहे हैं जिसकी वजह से जो है। इसका सवाल जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ जी, कई बार वर्म की वजह से नसें दब जाती है, जैसा एक कह रहे हैं। जी 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 जी। तो जो सबसे कॉमन वर्म है वो न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस होता है। तो इसमें क्या है कि जो सिस्टिसर्कस होता है उसके ब्रेन में पहुंचने के बाद ब्रेन से रिलेटेड लक्षण आने लगते हैं, क्योंकि अगर उसके आसपास कोई स्वेलिंग आ जाए या कोई एडिमा हो जाए तो ब्रेन के वाइटल स्ट्रक्चर्स को कंप्रेस करने लगती है, दबाने लगती है। तो उसकी वजह से मरीज को मिर्गी के दौरे की तरह लक्षण आ सकते हैं, या सिर में दर्द हो सकता है, या कुछ और डेफिसिट हो सकती है, जैसे हाथ पैरों में कमजोरी आ सकती है, आंखों की रोशनी जा सकती है। तो अगर किसी को इस तरह की समस्या है तो वो डॉक्टर के पास जाए और इसका इलाज संभव है। लेकिन इलाज के पहले आपका डॉक्टर आपको हिस्ट्री लेगा, फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा और जरूरत पड़ने पर सीटी स्कैन, एमआरआई या अगर कोई और इन्वेस्टिगेशन करना है तो करेगा, और इसके बाद आपकी दवा चालू करेगा और उससे काफी हद तक काफी मरीज ठीक हो जाते हैं। जी। और डॉक्टर संजय, एक हमारे कॉलर अजय लिख रहे हैं हमको कि अक्सर इनकी जो टंग ट्विस्ट हो जाती है और हाथ पांव अकड़ते हैं, और जब टंग ट्विस्ट होती है तो आवाज साफ नहीं होती, फिर वो थोड़ी देर में अपने आप ठीक भी हो जाता है। ये किस तरीके के लक्षण हो सकते हैं? हो सकता है कि इनको एपिलेप्सी के अटैक्स होते हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन कई और कारण भी हो सकते हैं जिसमें टंग ट्विस्ट होता है और हाथ पैरों में अकड़न आ सकती है। तो इन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप अपने डॉक्टर से मिलें, और उसके बाद डॉक्टर से मिलने के बाद कुछ हो सकता है इन्वेस्टिगेशन की जरूरत हो, और उसके बाद ट्रीटमेंट से उम्मीद है कि ये काफी हद तक ठीक हो जाएंगे। और श्रोताओं, समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर संजय, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश मैं यही देना चाहूंगा कि हमने 2020 मार्च से कोविड से लड़ाई चालू की थी, कम से कम भारत में। विश्व स्तर पे तो थोड़ा पहले चालू हुई थी, लेकिन भारत के स्तर पे मार्च में लॉकडाउन लगा था, और मार्च अभी खत्म हुआ है 2 साल के बाद, और अब जाकर ऐसा लग रहा है कि हम सामान्य स्थिति की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि कोविड से हम जिस तरह से बाहर निकले हैं, ये खतरा दोबारा आ सकता है, तो हम सतर्क रहें। जी। और
सजग रहें और अगर भविष्य में कुछ इस तरह की बातें होती हैं तो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको हम कंटिन्यूअसली फॉलो करें। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, अगर आपने वैक्सीनेशन अभी भी नहीं लगवाया है या आपकी कोई डोज मिस हो रही है तो इमीडिएटली जाकर लगवाएं। जी बिल्कुल डॉक्टर संजय, अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम कुछ और चर्चा करें। आप इस कार्यक्रम से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जी नमस्कार श्रोताओं, इसी के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को भी दीजिए अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे जीबी पंत अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं airnsttalks@gmail.com पर। इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।